नमस्कार जी। मैं वरिंदर शर्मा आज 16/10/20 को एक और वीडियो जिसको नंबर मैं 2 दिया है 27/9/2020 वाले ही विषय पे बना रहा हूँ, जो था क्यों किसान केंद्र सरकार के 3 बिलों के खिलाफ हाईवे रेलवे जाम करके धरने पर बैठे। पहले वीडियो की रिकॉर्डिंग में कुछ छूट गया था, इसलिए ये मेरा वीडियो कृपया 27/9/2020 वाले वीडियो के साथ और बाद में ही देखें। हमारे वीर जी श्री रंजीत तीर, जो इंग्लैंड में जस्टिस ऑफ पीस और फिर एक शहर के मेयर भी रहे हैं, इसके अलावा वो लिखारी भी हैं, को मेरा 27/9/2020 वाला वीडियो किसानों के लिए अच्छी और सही जानकारी वाला लगा। दूसरे किसान धरने अभी भी कुछ जगहों पर जारी हैं। हालांकि मेरी पत्नी अस्पताल में है, फिर भी 27/9/2020 के अधूरे वीडियो को मैं भाग नंबर 2 बनाकर पूरा कर रहा हूँ। मेरा पिछला वीडियो तिथि 27/9/2020 वाला सुखबीर बादल के बारे बात करते बीच में ही रिकॉर्डिंग करते रुक गया था और उसके आगे शुरू करता हूँ। श्रीमती सिमरत कौर बादल और सुखबीर बादल इस्तीफा देकर बीजेपी सरकार से ये झूठ बोलकर अलग हो गए कि उन्हें तो इन बिलों के बारे तब पता चला जब किसान बड़ी संख्या में सड़कों पर आ गए, जबकि इन बिलों पर भारत सरकार ने राजपत्र दिनांक 5 जून 2020 में जानकारी दी थी। उसके बाद 29 जून 2020 को अमेरिका के USDA और गेन ने इन बिलों पर विस्तार से एक रिपोर्ट छापी थी। फिर 9 सितंबर 2020 को शुद्धि पत्र के नाम से ये ही बिल लोकसभा में बिल संख्या 112 द्वारा पास होने के लिए रखे गए। उसके बाद ये बिल 11 सितंबर 2020 को दोबारा संख्या नंबर 113 के साथ पास करने के लिए लोकसभा में रखे गए। क्या श्रीमती सिमरत कौर बादल तब लोकसभा में नहीं थी? चलिए, इन बिलों में राज्यों के नुमाइंदों के पढ़ने के बारे में भी लिखा गया है और बताते हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से सलाह मशवरा करके उनकी सहमति ली गई थी। इतनी कार्रवाई के बाद ये बिल ऑर्डिनेंस द्वारा पास किए गए थे। ऊपर दिए सबूतों के बाद कोई पत्रकार या किसान नेता अमरिंदर सिंह, जो मुख्यमंत्री पंजाब, हरसिमरत कौर बादल, मेंबर लोकसभा और केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री, और वो भी फूड प्रोसेसिंग महकमे की, और उसके पति सुखबीर बादल, जो पंजाब की विधानसभा में शायद अपोजिशन नेता हैं, से क्यों नहीं पूछते ये पत्रकार या किसान के वोटों के लिए ये सफ़ेद झूठ क्यों बोल रहे हैं कि इनके बिलों के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं थी और ना ही वो इनको पास करने में शामिल थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह, मुख्यमंत्री पंजाब की कांग्रेस से, ने यही बिल 2014 में लोकसभा में पास करवाने के लिए रखे थे। कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल, पी चिदंबरम और रणदीप सिंह सुरजेवाला उस समय इन बिलों के बारे में बढ़ चढ़ कर किसानों के फायदे गिनवा रहे थे। आज बीजेपी ने वही बिल पास करवा दिए तो ये किसानों के नुकसान वाले हो गए। चित्त भी मेरी, पट भी मेरी। मेरे पिताजी ने बताया था किसानों पर पहले भी एक संकट आया था और एक नारा लगा था, पगड़ी संभालो जट्टा, पगड़ी संभालो, लुट गया माल तेरा, लुट गया माल होए। मुझे लगता है आज भी किसानों को इन वोटों के भूखे ठग और बिके हुए कुछ किसान नेताओं के बहकावे से निकालने के लिए ज़रूरत है उसी तरह के नारे की जो मैं इस प्रकार देता हूँ। पगड़ी संभालो जाट, पगड़ी संभालो, तेरा बन लुटिया बादल, अमरिंदर देवी लाल होए, पगड़ी संभालो जटा, पगड़ी संभालो। आज ज़रूरत है किसानों को खुद या अपने बच्चों द्वारा इन बिलों को
पढ़ने की और इन लोगों से, अपने नेताओं और राजनेताओं से पूछने की इसमें हमारे खिलाफ क्या गलत है। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बाद में मंडी बंद हो जाएगी, बाद में मिनिमम प्राइस बंद। अरे जब बंद होगा, आज क्यों रेलें सड़कें रोकी, तब रोक लेंगे। मैं क्योंकि पंजाब और हरियाणा एरिया का हूँ, इसलिए जिन्होंने किसानों का बनकर इन दो राज्यों में लूटा है उन्हीं को जानता हूँ। परंतु देश के सभी राज्यों में ऐसे ही लुटेरे नेता मौजूद हैं और देश के सभी किसानों को अपने राजनेताओं से और किसान नेताओं से ये सवाल करने चाहिए। सच ये है कि इनको तो जनता को किसी भी तरह का लालच, झांसा देकर मोदी के उल्ट करके अब अपने लिए वोट लेने हैं, ताकि अपने बच्चों के लिए और ज़मीनें, कोठियाँ और पैसा बना सकें। ध्यान करो, आज़ादी के 72 सालों के बाद भी हर राजनेता कुछ ही सालों में बिना काम किए इतने ज़मीनें, कोठियाँ, पैसा कैसे बना लेते हैं। और आम जनता और किसान हैं कि गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। इनकी बढ़ने की, संपत्तियों की रफ्तार देखिए और अपना देखिए। आज पंजाब और देश में 86% से भी ज़्यादा किसानों के पास 5 एकड़ से कम ज़मीन है और इनमें से 60% के पास तो 2 एकड़ से भी कम ज़मीन है। इनमें ज़्यादातर किसानों के घरों का खर्चा बिना कुछ और काम किए पूरा नहीं हो पाता। इसलिए कहना पड़ रहा है, पगड़ी संभालो जटा, पगड़ी संभाले। खुद सोचें, विचारें, मैं जो करना है वो मुझे क्या करना चाहिए और इन बिलों को खुद पढ़ें। किसानों को चाहिए अपने राज्यों के ऐसे ही किसान हित वाले राजनेताओं को कहीं नेतागिरी में आने से पहले और अपने व्यवहारों की नेतागिरी में आने से पहले ये सब राजनेता हर राज्य के किसानों को चाहिए उनके पूछें, अपने परिवारों की संपत्ति के सबूतों सहित जानकारियां अखबारों में दें और बताएं इतनी संपत्ति उन्होंने कौन सा हल और किस ज़मीन में चलाकर बनाई है। जो नेता और उनकी पार्टी के वर्कर किसानों की रैलियों में घुसकर चिल्ला कर किसानों को उकसा रहे हैं, देखना सब अपने घरों में दुम दबाकर बैठ जाएंगे। कोई नहीं अपनी संपत्ति की जानकारी अखबारों में देगा। पिछले कुछ सालों में क्या, कहाँ से, कैसे अर्जित की। इनको कहिए, अगर सच्चे नेता हैं तो जितनी संपत्ति मोदी जी ने 12 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए और 6 साल से प्रधानमंत्री रहते हुए बनाई है, उतनी संपत्ति रख के बाकी देश के किसानों और गरीब जनता में बांट दें। ये हिम्मत दिखाएं ये राजनेता। अगर मोदी बुरा है, आप अच्छे हैं, तो मोदी जितनी संपत्ति रख के, अगर आप जनता की सेवा के लिए ही देश की नेतागिरी करने आए हैं, तो बांटे जनता की देश के लिए और सरकार दे वो, ताकि देश की गरीब जनता और किसानों की मदद करें। और मैं दावे से कहता हूँ, हर किसान को अगर ये भ्रष्ट नेता अपनी संपत्तियाँ मोदी जी जितने रख के बाकी की बांट दें, हर किसान को कम से कम 1 एकड़ या उससे ज़्यादा कीमत के पैसे मिल जाएंगे। इतना पैसा इन भ्रष्ट नेताओं ने इस देश को लूट कर बनाया है, और जो आम जनता का, गरीब का और किसानों का है। और ऐसे छुपेंगे, आपको ढूंढने में भी नहीं मिलेंगे, जो उछल उछल कर आपकी रैलियों में ना आगे चढ़ कर नारे लगाते हैं। अभी भी व्हाट्सएप पर बहुत सारी अफवाहें किसानों को भड़काने के लिए आ रही हैं, जिनमें मुख्यतः एक पन्नू साहब प्राइम एशिया टीवी पर आते हैं, दूसरे बलकौर सिंह रिटायर अफसर का इंटरव्यू डेली पोस्ट पंजाबी पर देखा है मैंने, तीसरे तुकबंदीबाज नवजोत सिंह सिद्धू, और इनको बिना काम तुकबंदी पर मुख्यमंत्री पंजाब की कुर्सी चाहिए थी। बीजेपी में थे तो इनके लिए सोनिया गांधी बदनाम मुन्नी, राहुल गांधी मंदबुद्धि पप्पू और मोदी जी इनके लिए भगवान थे। जब मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए देरी होने लगी और सोनिया गांधी और राहुल ने हड्डी फेंकी, तो उन्हीं के पैरों में जाके लौटने लगे और इनके लिए वही मोदी जी बेकार और बुरे हो गए। उसके बाद राहुल गांधी और सोनिया की चमचागिरी के सहारे
ये लगे अमरिंदर सिंह जी को चैलेंज करने। कुछ दिन पहले पंजाब में जुलूस में ट्रैक्टर पर अमरिंदर जी ने सिद्धू को तो क्या बैठाना था, राहुल ने भी सिद्धू की सुध नहीं ली। खिसियाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर प्रेस वालों को बुलाकर मोदी के खिलाफ लगे तुकबंदी करने। इनकी बातों में कोई बिलों के बारे में एक भी जानकारी नहीं थी। ये ऐसी ऐसी बातें करते हैं, बिल्कुल कहावत सही होती है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, और बेकार की कोई काम की बात नहीं होती। नेतागिरी करने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए, लोगों की सेवा के लिए काम करना पड़ता है। काबिलियत चाहिए, फोर्सिंग पावर चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। सिवाय तुकबंदी के इनके पास हाँ ही करने के कुछ भी नहीं है, और लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। कुछ गायकों के भी वीडियो मैंने देखे, बिलों के बारे में उनको किसी को कुछ नहीं पता। मोहम्मद सिंह से पूछने पर किसी रिपोर्टर ने पूछा, बिलों के बारे में आप क्या जानते हैं? ओह, बिलों के बारे में तो नहीं जानता, हाँ किसानों के उल्टा है। अरे क्या उल्टा है, कुछ नहीं पता। हाँ, एक दो वीडियो कुछ नौजवानों ने बिलों में दी गई बातों पर भी बनाए हैं, परंतु उनमें केवल और केवल ये शंकाएं जाहिर की गई हैं कि धीरे धीरे मंडियां खत्म हो जाएंगी, स्पोर्ट जो मिनिमम प्राइस है वो बंद कर दिया जाएगा। ये कोई नहीं जानता कि किसानों को जब इन तीनों बिलों से लाभ होगा और मंडियों में वो जाना बंद कर देंगे तभी तो ये होगा। सरकार तो नहीं कहती हम ये करेंगे, तो किस लिए जो है ये धरने और वो दिए जा रहे हैं। कभी किसी सरकार ने कहा मंडियां बंद कर देंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बंद कर देंगे, और जब करेंगे तब क्या हो जाएगी? तब हड़ताल या धरने नहीं दिए जा सकते क्या? ये सब भ्रम फैलाया जा रहा है। ये सब लोग बिलों को बिना पढ़े किसानों के इकट्ठ को देखकर इधर उधर की झूठी बातें करके सस्ती शोहरत हासिल करना चाह रहे हैं। मेरा इन सब को चैलेंज है, मेरे साथ ऑनलाइन बहस करें और इनकी एक एक बात का जवाब दूंगा और बताऊंगा कैसे गलत झूठ और भ्रम फैलाकर किसानों में ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं। नहीं तो इन सबको टीवी या सोशल मीडिया पर आके अपने शब्द वापस लेने चाहिए। अभी भी इनकी एक एक बात का जवाब दे सकता हूं, परंतु वीडियो और लंबी हो जाएगी और लंबी वीडियो से लोग उकता जाते हैं। मैं इन सब बातों को इन सब को ये भी चैलेंज देता हूं कि अगर इनमें से कोई भी कहता है कि उसने ये सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए बातें नहीं की और उनमें एक भी सच बोला है, तो केवल मेरे को एक ईमेल लिख दें, जो बाद में मैं ईमेल आईडी दूंगा, ठीक है ना। मैं उनकी और एक और वीडियो बना के एक एक बात बताऊंगा जो कैसे सस्ती शोहरत करने के लिए बिल्कुल बेसलेस झूठ बोलते हैं। बिलों के बारे में कह रहे हैं जी उनमें एग्रीमेंट में ऐसी शर्तें, ये पन्नू साहब कह रहे हैं ऐसी ऐसी शर्तें दी है किसानों के खिलाफ, वो बड़ी पार्टियों के हक में, और उनमें पता नहीं क्या क्या। अभी तक तो साइट भी नहीं बनी, आपने कहाँ से वो एग्रीमेंट देख लिया? बिल्कुल सफेद झूठ बोल रहे हैं। और भी एक शब्द का जवाब दे सकता हूँ। इनको कहिए मेरे को जरा ईमेल लिखे, मैं इनको चैलेंज कर रहा हूँ। एक ने कहा कि आपके बातों से लगता है भी आप बीजेपी के मेंबर हो या कोई बीजेपी से फ़ायदा लेना चाहते हो। असलियत ये है कि जवानी में मैंने झूठे राजनेताओं को, भोली भाली जनता को कैसे जज्बाती बनाकर अब वोट हासिल किए जाते हैं और फिर पैसा बनाया जाता है, ये देखता आ रहा हूँ। और मेरे को बचपन से ही राजनेताओं से और राजनीति से नफरत हो गई, खासतौर पर इंडिया की, बाहर का नहीं पता, क्योंकि मैं तो हिंदुस्तान में रहता हूँ। इन सब के खिलाफ इसलिए काम नहीं कर पाया क्योंकि बचपन और जवानी मेरी अपनी गरीबी दूर करने में ही निकल गई। आज तक किसी पार्टी या नेता को वोट मैंने इसलिए नहीं दिया कि वो जो है मेरी जात का है या मेरे राज्य का है या मेरे धर्म का है। मैं केवल ये तोल कर वोट देता हूँ कि कौन इनमें से कम बुरा है या थोड़ा बहुत देश हित में, लोक हित में काम करता है। मेरे पास जो बेस्ट विकल्प होता है उनमें चुनने के लिए जो थोड़ा बहुत लोगों का काम करता है, जो कम बुरा है, उसको वोट देता हूँ।
बाकी आज तक तो बुरे ही, मोदी से पहले से सारे पैसे बनाने वाले ही आए हैं। मैं आज तक किसी पार्टी का मेंबर नहीं रहा हूँ। केवल जो देश हित की बात करता है मैं उसी के हक की बात करता हूँ। मोदी जी मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, उनकी बहुत अच्छी काबिलियतों के बारे में अब गिनाता हूँ। वो बहुत दूरअंदेशी हैं। चाइना से आने वाली प्रॉब्लम दुनिया को उन्होंने पहले जान के पूरी दुनिया को सचेत करके इकट्ठा कर दिया था। और उनको बहुआयामी और नई नई जानकारियाँ लेने का शौक़ है। वो बहुत अच्छे प्रबंधक हैं। देश के खराब हालत, किसी भी खराब हालत को वो अच्छी अपॉर्चुनिटी में बदलना जानते हैं। सुबह 5 बजे से लेकर रात 1 बजे तक बहुत कड़ी मेहनत करते हैं। आज तक उन्होंने सुना है अपने 18 साल की जो है मुख्यमंत्री और रहते हुए एक भी छुट्टी नहीं ली। लोगों की सेवा की पूरी लगन के साथ कर रहे हैं। ईमानदारी है, देश हित के लिए परिवार त्याग दिया कि कोई मेरे को लालच में न डाल दे। बिल्कुल बदले की भावना किसी के प्रति नहीं रखते। आज तक एक भी सरकार उन्होंने किसी को, राज्य सरकार को भंग नहीं करवाया या किया, जबकि कांग्रेस का अनलिमिटेड रिकॉर्ड है। अपने वेतन से भी बचत अगर जो होती है, जितना वो कर सकते हैं अपने बुढ़ापे को रख के, गरीब कर्मचारियों में बांट देते हैं। नेपाल के एक गरीब लड़के को, भड़के हुए को, उनको नहीं पता था मैं कभी प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, जाऊंगा, साथ ले जाऊंगा। उन्होंने पाला पढ़ाया अकेले होते, और जब प्राइम मिनिस्टर बने नेपाल में जाके सौंपा। और दूसरे, मैं लोगों से ये भी वादा करता हूँ, आप लाइए कोई ठोस सबूत मोदी जी की नीयत के खिलाफ, बिल्कुल ऐसे ही वीडियो बना के मोदी जी के खिलाफ भी बोलूँगा। मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है उनसे, ना मैं किसी पॉलिटिकल नेता से भी रिश्तेदारी नहीं है, जान पहचान भी नहीं है। मैं अपने काम से काम रखता हूँ। मेरी 72 साल की उम्र हो गई है, और जो मुझको इस उम्र में चाहिए मैंने अपने लिए रखा हुआ है, जिससे मैं अपनी ज़िंदगी आराम से काट सकता हूँ। मेरे से किसी से कोई काम नहीं कराना, कोई बिजनेस नहीं करता, रिटायर्ड लाइफ व्यतीत कर रहा हूँ। ये तो ऐसे विचार मेरे शुरू से ही दिमाग में चलते रहते थे, जो मैं गाहे बगाए अपने फ्रेंड सर्कल में ज़ाहिर भी करता रहता था। कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ, और ऐसे ही खाली टाइम में वीडियो बनाने लगा। लोगों ने तारीफ़ करना शुरू कर दिया, तो मैंने ये सिलसिला शुरू कर दिया। पिछले वीडियो में मेरे से ना एक बात रह गई थी कि लोगों ने बाद में आए सोशल मीडिया पर भी, ये जो स्टोर करने की उनको इजाज़त दे दी है बड़ी कंपनियों को, किसानों के उत्पादों को, वो जब नई फसल आएगी, काला बाजार नहीं होगी, कम होगी, अभी आई ने काला बाजारी मनमानी रेटों पे जनता को देंगे, या जब वो आएगी एकदम वो उतार देंगे किसानों के रेट कम करने के लिए। जब पहली बात, जब किसानों से एग्रीमेंट रेट उसके हो गए हैं आगे अगली फसल के, चाहे जितना मर्जी रेट सस्ता करके उतार दें, उनके तो रेट फिक्स हो गए, कैसे सस्ते हो जाएंगे। दूसरा, सरकार ने वो काला बाजारी ना कर दें, जब फसल कम होगी रेट एकदम बहुत न बढ़ा के बेचना शुरू कर दें, इसका भी ध्यान रखा है। क्योंकि मैंने को अब आया, अब मैंने पढ़ा है, उसमें ये प्रोविजन दिया गया है इन तीनों में से किसी एक में, कोई भी 100 रुपये की भाव की खरीद जो होगी उत्पाद, जो तो फल सब्जियाँ जल्दी ख़राब होने वाले हैं, कोल्ड स्टोरों में खर्चा बहुत ज़्यादा पड़ता है, उनमें ख़राब भी हो जाते हैं, उसको तो वो 199 रुपये, मतलब 100 तो खरीद है, 99 रुपये और ज़्यादा लेके, उससे ज़्यादा नहीं बेचेंगे तो सरकार खुद अपने कब्जे में वो उत्पाद लेके तो ठीक रेट पे बेच देगी पब्लिक। और जो अनाज दालें हैं जो कोल्ड स्टोर में रखने की नहीं, जिनकी लाइफ ज़्यादा है, उन पे वो सिर्फ 100 रुपये की खरीद पे 49 रुपये से ज़्यादा ले सकें या कम ले सकेंगे, उससे ऊपर नहीं। ऊपर होगा तो फ़ौरन सरकार उनके गोदामों पे कब्जा करके
खुद वो ठीक उचित दाम पर पब्लिक में बेच देगी। देखिए ये सब फल सब्जियों पे 99 रुपीज़ जो है, 99 जब बोलते हैं, या 49 रुपये में दालों अनाजों पे, उनमें माल की खरीद जो है उनकी क्या क्वालिटी या और है, सब खेतों से ले जाने का, लदाई उनका जो है ठीक क्वालिटी है, लदाई उनकी ढुलाई और फिर उतराई, स्टोरों में उनको रखना, और उस पर इतने रकम का ब्याज, बैंकों से भी लोन पड़ता, सबके पास इतने पैसे नहीं रखे होते, स्टोरों के किराए, अगर कोई आग वगैरह या कोई गल जाए बीमा, और उसके बाद कंपनी के अपने मुलाजिमों के खर्चे और कंपनी का कुछ लाभ या कभी नुकसान का भी रिस्क, इन सब 99 रुपये में 100 पे या फल सब्जियों पे और 49 में शामिल होगा। इससे कम बेच सकते हैं, ज़्यादा नहीं बेच सकते। तो ये बात मैं रिकॉर्ड मालूम नहीं थी, पीछे मैं बताना भूल गया था। हर किसान भाई को चाहिए अपने किसान नेता तथा इनको उकसाने वाले राजनेताओं या पार्टियों से पूछे कि इन बिलों की कौन सी बात पर उनसे देश की सड़कें और रेल रोककर अरबों रुपयों का हर रोज नुकसान करवाया जा रहा है। इधर उधर की बातें में ना आए, उनको कहे फैक्ट्स बताएं, पढ़ के क्या है हमारे उल्ट जाएगा, ताकि हम दूसरों से भी राय ले सकें और खुद भी सोचें। दूसरे, मैं सब विरोधी पार्टियों को कहना चाहूँगा कि अगर वो सच्चे हैं और केवल वोटों के लिए किसानों को नहीं भड़काते, तो सीएए की बिल की तरह उनके बड़े नेता ऐलान क्यों नहीं करते कि इन बिलों में ये बातें किसानों के उल्ट जाती हैं। हम जब तक नहीं हटाई जाती, वो इन बिलों को अपने अपने राज्यों में जिनमें उनकी सरकार है बिल्कुल भी लागू नहीं करेंगे हिम्मत ऐलान करने की, कसम खा के। उनको तो मतलब एक ही है कि मोदी जी के खिलाफ लोगों को करके, किसानों को करके मोदी जी की वोटें तोड़ना, ताकि उनके कैंडिडेट को पड़ जाए। विरोधी पार्टियों को ये भी पता है वो ऐसा ऐलान नहीं करेंगे, कारण है उसका। उनको ये भी पता है भी अगर बीजेपी वाले राज्यों में 6 या माह में या साल में देखेंगे उन किसानों को बहुत लाभ हो रहा है नई बिलों से, तो उनके राज्यों के किसान भी उनके विरुद्ध हो जाएंगे और गालियां भी देंगे और उन्हीं के हाथों से ये बिल अपने राज्य में लागू करवा लेंगे। तो उनकी फिर वो बेइज्जती हो जाएगी, झूठ पकड़ा जाएगा। इसलिए बिल्कुल नहीं हिम्मत है। कोई नहीं कहता सीए के बिल के बड़े, कहता था कैप्टन अमरिंदर सिंह, ममता और ये सारे भी हम अपने चाहे सेंटर पास कर दे लागू नहीं करेंगे हम राज्यों में। इन बिलों के बारे में क्यों नहीं कहते किसानों के खिलाफ अगर जाते हैं तो कहीं कसम खा के डिक्लेयर करें, ऐलान करें भी हम बिलों को अपने राज्यों में नहीं लागू करेंगे, क्योंकि किसान के उल्ट हैं। और 6 महीने साल में देखना इन्हीं राज्यों के किसानों, विरोधी पार्टियों के राज्यों वाले किसानों ने ना इनके गालियां भी देंगे और इनसे ये बिल भी लागू करवाएंगे, क्योंकि ये बिल एक्चुअल में किसानों के बिल्कुल ही लाभ में जाने वाले। कोरोना धीरे धीरे कम होने लगा है और ख़त्म होते ही यूपी, बिहार समेत पूरे देश में चीन से उखड़कर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां आने लग रही हैं और आ जाएंगी जल्द। खास तौर पर जहां लेबर सस्ती मिलेगी उन राज्यों में ये फैक्ट्रियां बहुत लगेंगी। इसलिए पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में सस्ती लेबर आना जल्द ही बंद हो जाएगा। ये मैं किसानों से कहना चाह रहा हूँ, ध्यान करें। किसानों को अपनी पैदावार बढ़ाने के लिए बिल्कुल नई नई तकनीक और छोटी छोटी से लेकर बड़ी मशीनों तक का इस्तेमाल करना होगा। और छोटे किसानों के लिए ये मशीनें और नई नई तकनीक खुद प्राप्त करना संभव नहीं है। ना ही कोई गवर्नमेंट के काम बहुत सुस्त होते हैं। ये केवल और केवल प्राइवेट कंपनियां ही कर सकती हैं, और प्राइवेट कंपनियों को से छोटे 86% किसानों को, देश के जिनके पास 5 और 2 एकड़ है, बहुत ही लाभ होने वाला है, क्योंकि वो ये नई नई तकनीक, नए नए बीज और नई नई ये हर प्रकार की मशीनें नहीं ला पाएंगी। इनको ये प्राइवेट कंपनियां देंगी, चाहे किराए पे दें चाहे चलाएं, जो भी है।
लगभग सभी विरोधी पार्टियों ने सत्ता प्राप्ति के लिए जनता को फ्री का लालच देकर निकम्मा बना दिया। बिना कड़ी मेहनत हम चीन और पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकेंगे और चीन के सारी दुनिया पर कब्जा करने के इरादे में भारत ही सबसे बड़ी रुकावट है, जो चीन के बाद बड़ी गिनती में फौज रखता है। याद करो, चीन ने 1-2 साल पहले कहा था, भारत पर कब्जा करना मेरे लिए 2 घंटे का काम है, सीधे दिल्ली पर मिसाइलें मारूंगा, पैराट्रूपर उतार कर दिल्ली पर कब्जा करूंगा और बॉर्डरों से और समुद्र की तरफ से सब तरफ से चीनी सेना एंटर करके पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा कर लेगी। चीन के पास हमारे से बहुत ज़्यादा हथियार और टेक्निक या और हैं, फौज की गिनती भी ज़्यादा है। परंतु मोदी जी ने दुनिया को पहले ही दूरंदेशी हैं सचेत करके रखा हुआ था और एक चीन के खिलाफ एकजुट कर रखा था, और इसलिए ही चीन अब हिंदुस्तान से भी घबरा रहा है। ये अकेला हिंदुस्तान नहीं है, सभी तरफ से दूसरे देश पड़ जाएंगे। परंतु हमेशा ये एकजुटता शायद ना रह पाए और कभी कभार कमज़ोर हो जाए। अगर हमने अपनी सोच ना बदली तो मैं आपको बताता हूँ, मेरे को अंदेशा है चीन हमें कभी भी शिनजियांग, उनके एक एरिया रोका हुआ है, सूबा बनाया शिनजियांग, उसकी तरह हमको या कुछ हिस्सों को गुलाम बना सकता है और हमको उन्हीं की तरह जहाँ जैसे मुसलमानों पे वहाँ जुल्म हो रहे हैं, ऐसे ही जुल्मों का हमारे पूरे हिंदुस्तानियों को शिकार होना पड़ सकता है। इसलिए ही चीन काफ़ी देर से हमारे कई राजनीतिज्ञों को, टीवी वालों को, धर्म नेता को पैसे देकर नफरत और फूट लगाकर भारत को अंदर से कमज़ोर कर रहा है। आज देखिए, मुसलमान हिंदू नफरत का शिकार हो रहे हैं, सिख गवर्नमेंट के खिलाफ नफरत का शिकार हुए हैं, शेड्यूल कास्ट जो हैं दूसरी जातियों वाले वो स्वर्ण जातियों के खिलाफ बोल रहे हैं, सब आपस में नफरत वो फैला रहे हैं। पार्टियां बड़े गंदे तरीके से, कोई देश को ऊपर बढ़ाने वाली बात नहीं करता, उनको गद्दी चाहिए, देश जाए भाड़ में, ना फौज के वो भी हिस्से गिरा रहे हैं, वो बोल रहे हैं। इनको बहुत पार्टियों को चीन से पैसा आ रहा है, इसलिए ज़रूरी है हम हमारे सब के लिए, भलाई के लिए, हमारे सब देशवासियों के लिए अपने धर्म जाति को भुलाकर प्लीज़ एकजुट हो जाएं और कड़ी मेहनत से हमको अपने देश को चीन के मुकाबले और ज़रूर मजबूत बनाने की ज़रूरत है। देश की सरहदों की रक्षा के लिए चीन और पाकिस्तान के गोलों के सामने अपनी जान की परवाह ना करते हुए आज भी हमारे ही बच्चे, किसानों के बच्चे, उनके भाई, हम सब के भाई दिन रात जाकर पहरा दे रहे हैं। उन फौजी बेटों और भाइयों को अपने पीछे एक मजबूत सरकार चाहिए, एकजुट जनता चाहिए, और आप हैं कि इन ठगों के बहकावे में आकर किसान अनजाने में अपने ही फौजी बेटे और भाइयों का हौसला तोड़ने में लगे हुए। प्लीज़ ज़रा इस तरफ भी ध्यान दें। आपको चाहिए स्वयं या अपने बच्चों से कहें इन बिलों को पढ़ें और मेरी 27/9/2020 की वीडियो और आज की वीडियो में कही गई बातों पर गौर करें। पूछें अपने किसान नेताओं और विरोधी पार्टियों के राजनेताओं से कि जब निम्नलिखित बातें हैं तो सड़कें, रैलियां बंद करके अपना ही नुकसान क्यों करें। नंबर 1, जब कांग्रेस पार्टी भी यही बिल लोकसभा में पास करवाने के लिए लाई थी और बिलों को किसानों के हित वाले बता रही थी, तो वही बिल कैसे किसानों के नुकसान पहुँचाने वाले हो गए अगर बीजेपी ने पास कर दिए तो। 2, जब देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी पार्टी ये कह रही है कि कम से कम दिए जाने वाली कीमत ख़त्म नहीं की जाएगी और मंडियां भी चलती रहेंगी, बस एक और विकल्प किसानों को दिया है, अगर उनको लाभप्रद लगे
जो सरकार कह रही है भी कि हमको बिल्कुल लगता है बनाया है, तो वो उसको अपना ले, चाहे पिछले सिस्टम को मिनिमम सपोर्ट प्राइस और मंडियों को रखें, ठीक है ना। किसी को कोई ऐसी बंदिश नहीं है कि वो प्राइवेट पार्टियों से एग्रीमेंट करें, वो जिसको वो ठीक लगता है उसमें चल जाते रह जाए। किसी के साथ जब कोई ज़बरदस्ती नहीं, तो किस लिए धरनों के लिए ये नेता किसानों को उकसा रहे हैं। तीसरे, अगर विरोधी पार्टियां खासतौर पर कांग्रेस को अगर बीजेपी की में केंद्र के समय समझ आई है कि ये तीनों बिल तो किसानों के हित में नहीं है, जैसे विरोधी पार्टियों ने सीए बिल को के समय अपने राज्यों में ना लागू करने की कस्में खाई थी, जिनमें अमरिंदर सिंह और ममता जी भी आदि भी और भी नेता थे, बजाय किसानों को धरने देकर सड़कें और रेलें रुकवाने बंद करवाने के कसम खा के ऐलान क्यों नहीं करते कि वो अपने राज्यों में ये बिल लागू कभी भी नहीं करेंगे। बात खत्म। अगर बिल ही नहीं आपके राज्य में लागू होने तो उस राज्य के किसानों को हड़ताल करने की तो कोई जरूरत रह नहीं जाती। समझने, एक्चुअली इनको वो झगड़ा नहीं खत्म कर रहा है, इनको तो मोदी जी के खिलाफ करके आपके वोट उनसे मोदी से छीन के अपने आप किसी को तो डालेंगे तो फिर इनको डालेंगे, ये वोट चाहिए आपके। तो किसानों को चाहिए, अगर वो सच्चे हमारे हितैषी हैं तो कहें भी ये बिल हम तीनों अपने राज्यों में नहीं लागू करेंगे। आखिर में मैं सभी से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मुझे वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि मेरे ये वीडियो 27/9/2020 वाला और आज का प्लीज़ आगे फॉरवर्ड किया करें, और मेरे वीडियो को लाइक डिसलाइक या कोई कमेंट भी लिखा करें ताकि मेरे को आगे अच्छे वीडियो बनाने में उसमें मदद मिलेगी। जब भी समय मिलेगा मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूँगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी भी का बटन भी दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ आपको तुरंत खबर हो सके। मेरा ये 20वां वीडियो है। दूसरे लोगों द्वारा तारीफ से लगता है जीवन के कुछ पहलुओं, भारत और दुनिया में चल रही समस्याओं को कैसे ठीक किया जाए पर लगातार वीडियो मेरे को बनाने चाहिए। हो सकता है मेरी ज़िंदगी के अनुभव से कुछ लोगों को, ख़ास तौर पर मैं समझता हूँ नौजवानों को, कुछ लाभ मिल सके। अभी ये मैं वीडियो अकेले ही बनाता हूँ। अगर जानकारी इकट्ठा करने, तकनीकी रूप से वीडियोज़ को बढ़िया बनाने में कुछ लोग मेरी मदद कर सके तो मैं उनका बहुत आभारी हूँगा। मेरी पत्नी के बीमार होने की वजह से भारत की कचहरियों में लंबित बहुत ज़्यादा मामलों पर भी मेरे वीडियो के लिए मुझे समय नहीं मिल रहा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरी पत्नी के ठीक होते ही या बीच में जब जो भी टाइम लगेगा, मैं ये भारत की कचहरियों में लंबित मामलों पर वीडियोस ज़रूर बनाऊँगा, दूसरे वीडियोस के अलावा। पहले मैं इनको बनाऊँगा। किसी ने मुझको कोई सुझाव वगैरह देना हो तो मेरी ईमेल आईडी हैं vksharma66@hotmail.com और vksharma66666@gmail.com। धन्यवाद। आपका वीरेंद्र शर्मा।